क्लास नंबर कौन सी है ये? क्लास नंबर 4 है, स्टार्ट कीजिए। और आज की क्लास के लिए हमने क्या टॉपिक डिसाइड किया था? अलाउंसेस। देखिए जी बच्चों, लिखिए अलाउंसेस। सबसे पहले तो अलाउंसेस का मीनिंग समझिए क्या होता है। उसके बाद अलाउंसेस के बारे में और बात करेंगे, कौन कौन से सेक्शंस है, क्या एग्जाम्शंस है, क्या डिडक्शंस, ये सब बातें धीरे धीरे होती रहेगी। पहले क्या बात करनी है कि अलाउंसेस के मीनिंग क्या है, उसको समझिए। मैंने कुछ देर पहले कहा था आपसे कि जब आप जॉब करते हैं तो ज़्यादातर टाइम आपका जॉब में बीत जाता है, तो बहुत सारे आपके लाइफ की रिक्वायरमेंट्स होती है जिसको पूरा करने के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको मॉनेटरीली क्या करता है? कंपनसेट करता है। पैसे में कंपनसेशन देता है, पैसे में वो कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि आपके बच्चे की पढ़ाई, तो लो भाई बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। आपके पास घर नहीं है तो उसके लिए कंट्रीब्यूट करेगा। इस तरह के कंट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं हम? अलाउंसेस बोलते हैं। और ये कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। किसको दे रहा है? एम्प्लॉय को। लेकिन अलाउंसेस को समझने के लिए मुझे एक वर्ड और इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर के सही मायने में अलाउंसेस का मीनिंग आप समझ पाएंगे। और वो वर्ड क्या है? परक्विजिट्स, जिसको फैसिलिटीज भी कहते हैं, एमिनिटीज भी कहते हैं, शॉर्ट में पॉक्स भी कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। लेकिन अगर मैं परक्विजिट्स का, अलाउंसेस का मीनिंग यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ तो फिर मेरा टाइम बचना चाहिए कब? जब मैं परक्विजिट्स अलग से पढ़ाऊंगा तो उस वक्त फिर इसका मीनिंग क्लियर ऑलरेडी आपका होना चाहिए। फिर से दोबारा डिस्कशन मत करवाना वहाँ मुझसे, ठीक है जी। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप एम्प्लॉई हैं और आप मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि सर जी पूरा दिन तो आपके ऑफिस में ही काम करता हूँ, पूरा दिन तो आपके ऑफिस में ही काम करता हूँ, घर तो सिर्फ सोने जाता हूँ, तो मेरी सारी जवाबदेही तो आपकी है। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है, तो मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आप जो मुझे बेसिक सैलरी देते हो ना, वो तो सफिशिएंट नहीं है। उस सैलरी से मेरे बच्चे तो नहीं पढ़ सकते। तो फिर मैं क्या कहूँगा? ठीक है जी, बच्चों की पढ़ाई की समस्या है, तो मैं तुम्हें कल बताता हूँ मैं क्या करूँगा इसके बारे में। मैं कल क्या करूँगा? मैं घर जाऊँगा, अपने घर वाले खासकर मैडम से डिस्कस करूँगा इस बारे में। नहीं करूँगा क्या कि देखो XYZ कोई भी एम्प्लॉई है या सारे एम्प्लॉई है मेरे पास आए और मुझसे क्या कहने लगे कि बच्चों की पढ़ाई का क्या करोगे? बात तो उसकी वाजिब है, जब मेरे पास ही नौकरी करता है तो बच्चों की पढ़ाई उसके तो बेसिक सैलरी से काम बन नहीं रही है, बेसिक सैलरी सफिशिएंट नहीं है। तो मैडम ने मुझे सलाह दिया कि आप उनसे जाकर कहो कि ठीक है, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के लिए हम 2000 रुपीज़ पर मंथ आपको दे देंगे, 2000 रुपीज़ पर मंथ आपको दे देंगे। उस 2000 रुपीज़ पर मंथ में आपके बच्चे की पढ़ाई हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो भी अच्छी बात। बच्चा स्कूल जाए, भेजो तो आपकी मर्जी, नहीं भेजो किसी काम में लगा दो तो आपकी मर्जी। लेकिन बच्चों के पढ़ाई के नाम पे मैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? 2000 पर मंथ। ध्यान से सुनना। तो मैंने आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए 2000 पर मंथ कंट्रीब्यूट किया, तो साल भर में क्या दिया आपको? 24,000। जब ये ऑफर मैंने आपको दिया तो आप क्या पढ़े कि सर मुझे दिल्ली में या दिल्ली से बाहर कोई ऐसा स्कूल दिखा दो जहाँ 2000 पर मंथ में पढ़ाई होती हो। ये क्या कर रहे हो आप? ये तो अन्याय है। कहाँ पढ़ाई होती है 2000 पर मंथ में? तो मैं कहूँगा कि मैं जानता हूँ 2000 पर मंथ में पढ़ाई नहीं हो सकती है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। और फिर मैं ये कंडीशन भी नहीं रख रहा हूँ आपके ऊपर कि आप बच्चों को पढ़ाओ ही ना मत पढ़ाओ, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको यही दे सकता हूँ। आपके बच्चों की पढ़ाई के नाम पर मैं आपको यही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ, इससे कम नहीं दे सकता हूँ, यही दूंगा मैं आपको। तो जब ऐसी कंडीशन हो गई तो इसका नाम क्या हो गया? यही हो गया अलाउंसेस। यही क्या हो गया? अलाउंसेस।
अलाउंसेज ऑलवेज मनीटरली दी जाती है। अलाउंसेज जिस पर्पस के लिए दी जाती है, जरूरी नहीं है कि उस पर्पस के लिए वो क्या हो, सफिशिएंट हो, ज़्यादा हो, कम हो, फर्क नहीं पड़ता। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पकड़ा दिया, बस लो जी यही दे सकते हैं आपको। बात समझ गए? ये एम्प्लॉयर आपको सही नहीं लगा होगा ना। चलो मैं दूसरे एम्प्लॉयर का एग्जांपल देता हूँ। सेम सिचुएशन है, सेम एम्प्लॉय है, दूसरे एम्प्लॉयर के पास गया और सेम बच्चों की पढ़ाई की बात करी, और उस एम्प्लॉयर ने भी उसको वही कहा कि रात भर का टाइम दो, घर जाते हैं डिस्कस करते हैं। घर गया, डिस्कस किया, घर में फिर वही मैडम ने क्या सलाह दिया उसको, बात सही है भाई, उन एम्प्लॉय से पूछो कि आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्च क्या है, उनसे पूछो कि तुम किस स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हो, क्या उसका फी है, उनसे कहो कि भाई बच्चों का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवा लो और वहां की जितनी फी होगी क्या करेंगे, हम भरेंगे। उनसे कहो कि तुम बच्चे की फी जहां बच्चा पढ़ता उसकी पे कर दो, उसका बिल मुझे दिखा दो, मैं क्या करूंगा, पेमेंट कर दूंगा, रीइंबर्स कर दूंगा, आपको दे दूंगा वापस। मतलब पहले एम्प्लॉय पे कर दे फिर एम्प्लॉयर वापस करे, या एम्प्लॉयर पहली बार में ही पे कर दे, अल्टीमेटली पूरा खर्चा कौन उठा रहा है, एम्प्लॉयर उठा रहा है। बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा कौन उठा रहा है, एम्प्लॉयर उठा रहा है। अगर बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्चा एम्प्लॉयर उठा रहा है तो फिर उसको क्या कहेंगे हम, परक्विजिट्स। क्या कहेंगे उसको हम, परक्विजिट्स। अब मान लीजिए आपने जिस स्कूल में बच्चों की एडमिशन कराई वहाँ पे 10,000 पर मंथ फी था, 12 से मल्टीप्लाई किए, पूरा का पूरा पैसा किसने कंट्रीब्यूट कर दिया, एम्प्लॉयर ने। क्या कहेंगे इसको, परक्विजिट्स। लेकिन अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स में आपको सुनने में कौन अच्छा लग रहा है, परक्विजिट्स लग रहा है। अलाउंसेस थोड़ा खराब लग रहा है कि अलाउंसेस में कितने कम पैसे हैं। ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल दिया, अलाउंसेस में भी क्या हो सकते हैं, ज़्यादा पैसे हो सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बुरा लग रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको 5,000 कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 1,500 हो गया। अब उतना खराब नहीं लग रहा है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मकसद ये नहीं था। अलाउंसेस आपको बुरा लग रहा है परक्विजिट्स के रेस्पेक्ट में, आपको लगे, लेकिन अलाउंसेस की एक खास बात थी। क्या खास बात थी सर, अलाउंसेस सबको मिल रहे थे और अलाउंसेस के लिए बच्चों को स्कूल में भेजना जरूरी नहीं था। क्योंकि ऐसा कौन सा इंसान हो जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजता होगा, वो अलग बात है, लेकिन कंपल्सन तो नहीं थी ना। अलाउंसेस तो सबको मिल रहे थे। लेकिन परक्विजिट्स में क्या है, पहली बात तो आपकी शादी होनी चाहिए, शादी के बाद आपके बच्चे होने चाहिए, और बच्चे के बाद क्या होने चाहिए, वो बच्चे स्कूल भी जाने चाहिए। ये नहीं कि बच्चों को लगा दिया बकरी चराने में और कहोगे परक्विजिट्स दे दो, फिर क्या कौन से स्कूल बच्चा जाता है, चरवाहा स्कूल, कौन सी परक्विजिट्स नहीं मिलेगी आपको। बच्चे पहले स्कूल तो भेजो, बच्चा स्कूल के लायक तो बने। 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का स्कूल तो जाना शुरू करे, तभी देंगे परक्विजिट्स आपको हम। लेकिन अलाउंसेस में ऐसी बात नहीं थी। अलाउंसेस तो आपको मिलना स्टार्ट हो गया था, चाहे बच्चों का पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, जहां पढ़ाएं जैसे पढ़ाएं आपकी मर्जी है। बात समझ गए, नहीं समझ गए? तो अलाउंसेस आपको बिना किसी कंडीशन के एक फिक्स अमाउंट आपको मिल रहा था। इसका नाम क्या था सर, इसका नाम था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन और इसका नाम क्या था सर, इसका नाम था एजुकेशन फैसिलिटी। दोनों अलग अलग चीज है, मान गए जी। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं तो अब तो और क्लियर हो जाएगा। एजुकेशन की बात छोड़िए, मान लीजिए कि आप मेरे पास आए और ये कहने लगे बीइंग एन एम्प्लॉय कि सर मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है और मेरे खर्चे बहुत होते हैं मेडिकल के, जितनी बेसिक सैलरी आप देते हो उससे बात बनती नहीं है, कुछ करो। मैं फिर क्या कहूँगा, रात भर का टाइम दो, घर जाऊँगा, डिस्कस करूँगा, फिर अगले दिन आपसे बताऊँगा जो डिस्कशन हुआ है। अब मुझे क्या सलाह मिला है, मुझे सलाह मिला कि आप अपने एम्प्लॉय से जाकर कहो आप बीमार रहते हो ना,
आप कब बीमार पड़ते हो, कैसे बीमार पड़ते हो, आपकी बीमारी कितनी ज़्यादा होती है, कितनी कम होती है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आप पूरे साल भर हंसते रहो, पूरे साल भर बीमार रहो, भगवान ना करे कभी बीमार पड़ो, ये मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको ये दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, बीमारी के नाम पे 3000 पर मंथ दे सकता हूँ, 12 से मल्टीप्लाई करो 36,000 दे सकता हूँ। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया मेडिकल अलाउंस। क्या हो गया ये, मेडिकल अलाउंस। बात समझ गए जी, पक्की बात। लेकिन अगर मुझे ये सलाह मिलती अपने घर से अपने एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करने के लिए, तो मैं आपसे क्या कहता, आप बीमार रहते हो, हाँ, कब बीमार पड़ते हो, पता नहीं, कभी भी हो जाता हूँ, कभी भी हो जाते हो, ठीक है। तो ऐसा करना, जब बीमार पड़ना तो मुझे बताना, मैं आपका किसी हॉस्पिटल में क्या करूँगा, इलाज करवाऊँगा। या बीमार पड़ना तो इलाज करवा लेना, उसके जो पैसे हैं क्या करेंगे, हम दे देंगे। बीमार पड़ना तो मुझे बताना, मेरा अपना हॉस्पिटल है, वहाँ इलाज करवाऊँगा। लेकिन ये सब जो फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी कब मिलेगी, जब आप बीमार पड़ोगे। लेकिन अगर बीमार नहीं पड़े तो कुछ नहीं मिलेगी। लेकिन अलाउंसेस में क्या था, बीमार पड़े या ना पड़े आपको 36,000 तो मिल गया, मज़ा आ गया ना। लेकिन परक्विजिट्स आपको तभी मिलेंगे, उसको बोलते हैं मेडिकल फैसिलिटी, जब आप बीमार पड़ेंगे। लेकिन आपके लिए कौन सा अच्छा है, ये कैसे पता चलेगा कौन सा अच्छा है, ये डिपेंड करता है कि आपके बीमारी का नेचर क्या है। अगर आपको सर्दी जुकाम आता है तो आप क्या कहोगे, यार छोड़ो ना, क्या है सर्दी जुकाम, तो बस ऐसे ही काढ़ा पियेंगे, तुलसी काढ़ा, वैसे ठीक हो जाएगा। क्यों जी, कोई टैबलेट लगाएंगे, उसके लिए क्या जरूरत है मेडिकल फैसिलिटी लेने की, अलाउंस से ही अच्छा है। 36,000 थोड़ी खर्च हो जाएंगे तुलसी काढ़ा बनाने के लिए, अलाउंस से अच्छा है। लेकिन अगर आपकी बीमारी सीरियस नेचर की है तो फिर क्या कहोगे आप, फैसिलिटी दो। अगर मान लो आप पहले साल बीमार नहीं पड़े तो एम्प्लॉयर बहुत खुश होगा, साल बीत जाएगा तो पूछेगा आपसे, भाई आप तो कहते थे बहुत बीमार होते, बीमार तो हुआ नहीं आपने, बड़े आए बीमार होने वाले, अलाउंसेज मांग रहे थे 36,000, मैंने भी क्या दे दिया उसको, पॉकेट्स। अब पॉकेट्स कब दी जाती है, जब बीमार होता है, बीमार हुआ ही नहीं तो देना ही नहीं पड़ा, एम्प्लॉयर खुश। दूसरे साल बीत गया, फिर बीमार नहीं हुए आप, फिर एम्प्लॉयर खुश। आप तो बड़ा कहते थे हम बीमार होते हैं, कहाँ हुए बीमार। तीसरे साल एक बड़ा झटका लगा, एम्प्लॉय बीमार पड़ा, मेडिकल खर्चा हुआ 5 लाख रुपया, सारा पेमेंट किसको करना पड़ा, एम्प्लॉयर को। अब कौन मुस्कुरा रहा है, एम्प्लॉय। इसलिए नहीं मुस्कुरा रहा कि बीमार हुआ हो, बीमारी तो ऐसे ही खराब चीज़ है, लेकिन कम से कम 5 लाख का पेमेंट किसको करना पड़ा, एम्प्लॉयर को। अब एम्प्लॉय अंदर अंदर सोच रहा होगा कि कितना अच्छा था उसके लिए, किसके लिए, एम्प्लॉयर के लिए, कि मुझे क्या दे देता ये। एम्प्लॉयर भी यही सोच रहा होगा कि अलाउंस देते तो 36,000, 3 साल में कितना देते, 1,08,000, अच्छा था बच जाते। लेकिन परक्विजिट्स में तो एक ही बार क्या लगा, बड़ा झटका लगा। देखो सैलरी चैप्टर में ये सब कहानी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये सब कहानी तो मैं जानबूझ कर बनाता हूँ ताकि आपको नींद ना आए, क्योंकि थियोरेटिकल टॉपिक थोड़ा सा है ना, तो बच्चों को मैं देखता हूँ, अभी भी मैं देख रहा हूँ, ये लगता है पता नहीं आँख बाहर निकल आएगा, ऐसी ज़बरदस्त नींद आती दिख रही है मुझे किसी किसी को। तो मैं जानबूझकर इस तरह की कहानियाँ बनाता हूँ ताकि आप थोड़ा सा समझ पाएँ, कोरिलेट कर पाएँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। मुझे उम्मीद आप समझ पाए, समझ गए ना। तो ये परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस का डिफरेंस। तो अलाउंसेस के बारे में अभी बात करेंगे, परक्विजिट्स के बारे में आगे बात करेंगे। तो अलाउंसेस के बारे में पूछना चाहता हूँ क्या होता है, ये मॉनेटरी कंपनसेशन होता है वेरियस 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 पर्पसेस के लिए, और ये अमाउंट जरूरी नहीं है कि उस पर्पस के बराबर हो, उसको मीट करता हो, ज़्यादा कम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिलता ही मिलता है। ऑलवेज किस टर्म से मिलता है, मॉनेटरी टर्म से मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक बातें समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ नहीं कह सकते, अब आपको एब्सोल्युटली अलाउंसेस के बारे में डिस्कस करना होगा। देखिए अब अलाउंसेस कितने टाइप के होते हैं और क्या होते हैं। अलाउंसेस को डील करने के लिए पहले इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है एचआरए, एक होता है स्पेशल अलाउंसेस।
HRA को डील की जाती है सेक्शन 10(13)A में, और स्पेशल अलाउंसेस को डील की जाती है सेक्शन 10(14) में। मान गए जी। उसके बाद देखो, जो स्पेशल अलाउंसेस होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑफिशियल नेचर के, एक होते हैं पर्सनल नेचर के। ऑफिशियल नेचर एंड पर्सनल नेचर। एक क्या होता है ऑफिशियल नेचर, दूसरे क्या होते हैं पर्सनल नेचर। ऑफिशियल नेचर नाम से ही क्लियर है कि अलाउंसेस आपको दी गई है ऑफिस के काम के लिए। उस अलाउंसेस को कहाँ खर्च करना था आपको? ऑफिस के काम के लिए खर्च करना था। बात समझ गए? तो सर जब ऑफिस के काम के लिए खर्च करना था फिर टैक्सेबल क्यों होगा? उसमें से कुछ बचा लिए तो फिर आपकी क्या हो गई? इनकम हो गई। ऑफिस के पर्पस के लिए कोई अलाउंसेस मिला और उसमें से कुछ आपने बचा लिया तो क्या हो गई आपकी? अगर सर नहीं बचा तो नहीं हुई, तो कोई टैक्स नहीं। मान गए बात को? पर्सनल नेचर, ये तो प्योरली पर्सनल नेचर है, इसमें कोई बहाना चलेगा ही नहीं, ये तो टैक्सेबल होगा सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन लिमिट। एग्जम्पशन लिमिट के बाद टैक्सेबल होगा। यस सर। तो पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे? HRA के बारे में पहले बात नहीं करेंगे, पहले किसके बारे में बात करेंगे? पर्सनल नेचर अलाउंसेस के बारे में बात करेंगे। लिखिए, allowances of personal nature। अलाउंसेस ऑफ पर्सनल नेचर क्या होता है सर? ये देखिए, इस सारे अलाउंसेस को पहले कई पार्ट में बांटेंगे, एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट देखो उसका, फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। बात समझ में आई मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जितने भी स्पेशल टाइप पर्सनल नेचर के अलाउंसेस होते हैं उसको क्या करेंगे? पहले उसको अलग कर लेंगे हम, और फिर उसके बारे में बात करेंगे। फुली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल वाले कौन कौन से अलाउंस है लिखते जाइए आप। ये अलाउंसेस पर्सनल नेचर के हैं, इसमें से कोई भी एग्जम्पशन नहीं होगा, जो मिलेगा सारा सारा क्या होगा? ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा। और जब मैं ग्रॉस सैलरी की बात करता हूं तो पूरा वर्टिकल कॉलम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। पहला कौन सा है सर? सबसे पहला है डियरनेस अलाउंस। दूसरा सर लिखते जाओ, थियोरेटिकल है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। मैं शॉर्ट लिखता हूं, CCA, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। नेक्स्ट सर मेडिकल अलाउंस, लिखते जाइए बच्चों आप लोग, मेडिकल अलाउंस। उसके बाद सर लंच अलाउंस। उसके बाद सर ओवर टाइम अलाउंस। देन सर नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। उसके बाद सर फैमिली अलाउंस। देन सर वार्डन अलाउंस। देन सर सर्वेंट अलाउंस। जब भी ये सारे अलाउंसेज आपके सामने आएंगे आपको चिंता नहीं करना, फुली क्या कर देना है? टैक्सेबल कर देना है, सोचना ही नहीं इसके बारे में, फुली टैक्सेबल। यस सर। फिर से याद करो, डियरनेस अलाउंस किसके लिए मिलता है? महंगाई को, डियरनेस को
DNS मतलब यहाँ महंगाई है, कॉस्ट प्राइस इंडेक्स, उसको बीट करने के लिए मिलता है, इन्फ्लेशन के लिए। CCA क्या सर? सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, एक जगह से दूसरी जगह आपकी कम ट्रांसफ़र कर दिया गया तो उसको कंपनसेट करता है। मेडिकल अलाउंस बता चुका हूँ, लंच अलाउंस बताने की चीज़ नहीं है। ओवर टाइम अलाउंस जानते हैं। नॉन प्रैक्टिसिंग, अगर मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आप सरकारी डॉक्टर हैं, ठीक है ना, तो आपको मना किया गया कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो प्राइवेट प्रैक्टिस को मना करने के से जो नुकसान हो रहा है आपका, उसकी भरपाई के लिए, उसको कंपनसेशन के लिए क्या दी जाती है? नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। फैमिली अलाउंस नाम से क्लियर है, वार्डन अलाउंस नाम से क्लियर है, सर्वेंट अलाउंस नाम से क्लियर है। ये अलाउंसेज आपको मिल जाएगी भले ही आप इस पर्पस में उसको खर्च करें या ना करें। अलाउंसेज का नेचर यही होता है। ये फुली टैक्सेबल आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है। आइए नेक्स्ट लिखिए। सेकेंड टाइप के अलाउंसेज विच आर फुली एग्जेम्प्ट। अलाउंसेज विच आर फुली एग्जेम्प्ट, जो अलाउंसेज क्या है फुली एग्जेम्प्ट, कौन कौन से अलाउंसेज हो सकते हैं सर? देखो लिखने के लिए मैं पूरा लिख देता हूं, लेकिन इसमें 4 याद रखना। देखो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो अलाउंस मिलता है, बात समझ गए? यूएनओ में काम करने वाले एम्प्लॉय को जो अलाउंस मिलता है, और इंडियन गवर्नमेंट जॉब में कोई है और वो सर्विस कहाँ दे रहा है? इंडिया से बाहर दे रहा है, जैसे एम्बेसीज में काम करते हैं लोग, उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं वो सारे क्या होते हैं? फुली एग्जेम्प्ट होते हैं, ठीक है। तो लिखते जाइए पहला पॉइंट, सिटीजन ऑफ इंडिया किस जॉब में? गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और रेंडरिंग सर्विस कहाँ दे रहा है? सर्विस आउटसाइड इंडिया, रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो आपके अलाउंसेस फुली एग्जेम्प्ट हैं। दूसरा लिखो, अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जजेस, अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस। तीसरा लिखो, some pre allowances to high court and supreme court judges, PTUARY, sorry, allowance to high court and supreme court judges। और some pre allowance क्या होता है? ये a kind of entertainment allowance होता है, a kind of entertainment allowance। फोर्थ सर, यूएनओ एम्प्लॉय, यूएनओ एम्प्लॉय, अगर उसको कोई अलाउंस मिलता है तो वो क्या होता है? फुली एग्जेम्प्ट होते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आ गई बात यहाँ तक। ये सब चीज़ तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई रास्ता नहीं है। बात समझ गए? इसके बाद मुझे डिस्कस करने का मन था एंटरटेनमेंट अलाउंस, लेकिन हम डिस्कस नहीं करेंगे। पूछे क्यों? क्योंकि एंटरटेनमेंट अलाउंस एग्जम्पशन नहीं है, वो डिडक्शन है। देखो ना, मजा आ गया। देखो यहाँ पे ध्यान दो, एंटरटेनमेंट अलाउंस कहाँ से माइनस होता है? नीचे माइनस हो रहा है, तो यहाँ क्या है? ये डिडक्शंस। जबकि और सारे अलाउंसेस कहाँ हैं? ऊपर है। और सारे अलाउंसेस कहाँ हैं? ऊपर है। देखा हुआ चेहरा लग रहा है मुझे भी। हाँ, और सारे अलाउंसेस क्या है? एग्जम्पशंस है। तो अभी मैं एग्जम्पशंस के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी मैं डिडक्शंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए डिडक्शंस की बात अभी नहीं हो सकती। अभी किसकी बात होगी? सिर्फ एग्जम्पशंस की बात होगी। तो सेक्शन 16 सेकेंड, इंटरटेनमेंट अलाउंस। नाम अलाउंस तो यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन डिस्कशन अभी हम नहीं करेंगे इसके बारे में।
चलिए जी सर, तो क्या करेंगे अब लिखिए नेक्स्ट टाइप की अलाउंस, थर्ड टाइप की। allowances which are exempt, allowances which are exempt up to certain percentage, allowances which are exempt up to certain percentage। कुछ अलाउंस ऐसे होते हैं जो सर्टेन परसेंटेज उसमें से क्या हो जाती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है। कौन से अलाउंस सर ऐसे हैं, लिखिए अलाउंस का नाम, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई। यहां किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई। देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस और किसी को भी मिल सकता है, लेकिन यहां किसके बारे में बात हो रही है, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय। ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय किसको कहते हैं, जो ट्रांसपोर्ट में जॉब करते हैं, चाहे रेलवे में हो या शिप पे हो या डीटीसी बसेस में हो, जो यहाँ नौकरी करते हैं उससे भी क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय। क्या होता है सर, इसको जो अलाउंसेस मिलते हैं, लिखो पहले अलाउंसेस रिसीव्ड माइनस क्या होता है उसमें से, एग्जेम्प्ट, फिर क्या होता है, अलाउंसेस टैक्सेबल। अब पूछोगे सर कितना रिसीव, ये मैं कैसे बता सकता हूं, कौन बताएगा, एम्प्लॉयर देगा और एम्प्लॉय बताएगा। एग्जेम्प्ट कितना होगा ये कौन बताएगा, इनकम टैक्स। और मैं क्या पढ़ा रहा हूं, तो इनकम टैक्स का मतलब मैं ही समझाऊंगा इसके बारे में आपको कि एग्जेम्पशन कितना होगा। देखिए हाउ मच एग्जेम्पशन, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अलाउंस रिसीव कितना हुआ है ये तो सवाल में दे रखा होगा, क्यों जी, उसमें से एग्जेम्प्ट कितना होगा ये बात हम आपको सिखाएंगे, कितना एग्जेम्प्ट होगा सर। लिखिए सबसे पहला पॉइंट एग्जेम्पशन का, सबसे पहला होगा अलाउंस रिसीव्ड इनटू 70%। जितना अलाउंस रिसीव हुआ है उसका कितना परसेंट, 70%। दूसरा पॉइंट 10,000 पर मंथ। और जब भी कभी कोई पिछले साल के कॉन्सेप्ट में इस साल के कॉन्सेप्ट में चेंजेस आएगा ना तो बता दूंगा मैं, क्योंकि मुझे ना बहुत परेशानी हुई। मैं पिछले बार के लेक्चर्स एज इट इज़ मैंने अपलोड कर दिया है 18-19 असेसमेंट ईयर के। अब बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, बच्चों को लगता है कहीं गलत तो नहीं हो गया। अरे दुनिया पलट थोड़ी जाती है, ये थोड़ी होता कि पूरा पूरा टेक्स्ट बदल जाता है। हर साल क्या होते हैं, एक दो पॉइंट्स कहीं कहीं क्या होते हैं, चेंज होते हैं, उसको अमेंडमेंट्स कहते हैं। बात समझ गए, पूरा पूरा कानून नहीं चेंज हो जाता है। तो जहाँ जहाँ जो चेंज होता है, अभी तक मैंने क्या चेंज बताया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)(a) 40,000 का, उसके अलावा कोई चेंज नहीं है। तो अगर आपको आगे लेक्चर्स पढ़ना हो तो आप पिछले साल वाले लेक्चर भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो, कोई टेस्ट आने वाला, कोई काम हो तो उसको भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज मैं तो क्लास में बना ही रहा हूँ। और आप अगर ये सोचेंगे कि आज मैंने एडमिशन लिया है और आज के आज ही सारे वीडियो मिल जाए तो कैसे पॉसिबल बताओ। कोई चाउमीन बना रहा हूँ क्या मैं कि 10 मिनट वेट करो, बस ऐसे किया, उसमें डाला, बस क्या डालते हैं, विनेगर विनेगर और परस दिया, सही परोस दिया। आपको पढ़ाने का काम है, एक एक चैप्टर में 20-20 लेक्चर्स लगते हैं, तो समय लगेगा ना उसके लिए। ये तो अच्छा समझो कि कुछ लेक्चर्स पिछले साल वाले मेरे पास क्या है, कुछ क्या सारे बने हुए, तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा वो चेंजेज वो अमेंडमेंट्स में अलग से करा देता हूं बच्चों को। बात समझ गए, समझ गए। देखो बिल्कुल सेम चीज मैंने पहले पढ़ा रखा, अगर किसी बच्चों ने पढ़ा होगा तो उनको पता होगा, सेम चीज है। लेकिन फिर भी अगर आपकी डिमांड है कि मुझे नए लेक्चर्स मिलने चाहिए तो गलत नहीं है, ऑफकोर्स मिलने चाहिए और मिलते भी हैं, लेकिन थोड़ा वक्त आपको देना पड़ेगा। आइए देखिए, अलाउंस रिसीव्ड मल्टीप्लाई व्हाट, 70%, 10,000 विच एवर इज मिनिमम। इसमें से क्या हो, विच एवर इज
मिनिमम, इसमें से जो कम हो, विच एवर इज मिनिमम, वो क्या होगा आपका, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल लो, जैसे मान लीजिए कि आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है 2 लाख रुपीज़, 2 लाख का 70% कितना हो गया? सबसे पहले 2 लाख रुपीज़ ऊपर लिखो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस रिसीव्ड 2 लाख ऊपर लिखो। अब नीचे क्या कैलकुलेशन करोगे सर, हाउ मच एग्जाम्शन, स्टेप बाय स्टेप करो। अगर हौच पौच कर दोगे तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। पहले क्या लिखा मैंने, ट्रांसपोर्ट अलाउंस रिसीव्ड, बात किसकी आ रही है, एग्जाम्शन की। 2 लाख इंटू 70% कितना होगा, 1,40,000। दूसरा पॉइंट क्या है, 10,000 पर मंथ इंटू 12 कितना हो गया, 1,20,000, विच एवर इज व्हाट, मिनिमम। कौन मिनिमम है, 120 मिनिमम है। 120 एग्जाम्शन मिल गया, ऊपर माइनस कर दो, सॉरी 120, तो टैक्सेबल कितना हो गया, 80,000 टैक्सेबल हो गया। मज़ा आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात। इसका उल्टा भी ऐसा मत समझना कि हमेशा जो नीचे वाला ही ज़्यादा कम होगा, ऊपर वाला भी कम हो सकता है। यहाँ तो 2 लाख था ना, अगर मान लो 1 लाख मिला होता तो क्या होता, 1 लाख का 70% 70,000, यहाँ 10,000 पर मंथ क्या हो जाता, हायर हो जाता, तो 70,000 माइनस करते। इतनी बात तो आप समझ ही गए ना, यस सर, क्वेश्चन भी तो करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय की बात थी। अब देखिए नेक्स्ट टाइप के अलाउंसेस, मैंने 1 2 3 करवा दिया आपको, 4 देखिए, 4th पॉइंट, अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अप टू, ये वर्ड में अप टू लिख रहा हूं यहां पे, अप टू सर्टेन लिमिट। अप टू का मतलब ये होता है कि जितनी लिमिट है एग्जाम्शन की उतना से ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन उससे कम हो सकता है। अलाउंसेस एग्जाम्प्ट सर्टेन लिमिट लिखता ना, अप टू हटा देता है यहाँ से, तो 10,000 एग्जाम्प्ट तो 10,000 एग्जाम्प्ट, 5,000 तो 5,000 एग्जाम्प्ट। अगर मैं अप टू लिमिट लिख दिया, इसका मतलब है कि 10,000 एग्जाम्प्ट हो सकता है, 10 से कम हो सकता है, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अप टू लिमिट का मतलब ये है, पक्की बात, यस सर। कैसे सर बताइए, देखो इसमें कौन कौन से अलाउंसेज है, ये बिल्कुल याद करने वाला थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा दम नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा और इसका कोई रास्ता नहीं है। लिखिए कौन कौन से, क्या कह रहे हो, हाँ परसेंटेज में सिर्फ ट्रांसपोर्ट अलाउंस थे, 3rd टाइप में सिर्फ ट्रांसपोर्ट अलाउंस ही थे। अब आइए आप अप टू लिमिट वाला देखिए। अप टू लिमिट में सबसे पहला चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CEA, पूरा लिख लीजिएगा खुद से आप, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इसमें एग्जाम्शन कितना है, एग्जाम्शन है अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। किसी बंदे की क्रिकेट टीम है तो उसको उसका छूट नहीं मिलेगा, सिर्फ कितने तक मिलेगा, सिर्फ 2 बच्चों तक। लेकिन क्रिकेट टीम का छूट तो नहीं मिलेगा, लेकिन बैडमिंटन टीम का छूट मिल सकता है। बैडमिंटन टीम में 2 ही नहीं 4 प्लेयर भी होते हैं, 4 का छूट भी मिल सकता है उनको। नहीं मम्मी पापा बच्चे थोड़ी होते हैं, सुनो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात मैं कर रहा हूँ, बच्चों के लिए छूट मिलेगी। आपने कहा 2 बच्चों की छूट मिल सकती है, अभी आप कह रहे हो कि एक बैडमिंटन में 4 प्लेयर होते हैं तो 4 की छूट मिल जाएगी। देखो ना मिलेगी, कैसे मिलेगी, तब छूट मिलेगी आपको 2 से ज़्यादा बच्चों की, जिसमें कि आपकी खुद की गलती ना हो। 2 से ज़्यादा बच्चे होने में आपकी अपनी गलती ना हो, नेचुरल तरीके से 2 से ज़्यादा बच्चे हो जाए। ओ अब देखो सब कैसे हिलने लगे हैं सर, ये तो बात समझ में आ गई। क्या समझ में आया, ट्विंस। लेकिन अगर पहली बार आपके एक चाइल्ड है और दूसरी बार आपके ट्विंस हो गए तो तीनों को छूट मिल जाएगा, क्योंकि पहले बार सिंगल थे, दूसरी बार भी एक बच्चे की उम्मीद थी लेकिन 2 हो गए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 3 छूट मिल जाएंगे मान लिया।
लेकिन पहली बार ही आपके अगर ट्विंस हो गए और दूसरी बार फिर एक बच्चा हुआ तो फिर ये आपकी गलती मानी जाएगी, तो फिर आपको छूट नहीं मिलेगी। गलती मतलब ये मत समझना कि दूसरा बच्चा दूसरे टाइम बच्चे नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, मैं कहूँ 4-5 बच्चे होने चाहिए, क्या परेशानी है, लेकिन आपको अलाउंसेज की छूट नहीं मिलेगी। फर्स्ट टाइम, पहले मुझे बोल रहे तो उसका बोलना, फर्स्ट टाइम 2 बच्चे ट्विंस हो गया, सेकेंड टाइम 1 बच्चा या 2 बच्चा, तो सेकेंड टाइम वाले बच्चों के लिए छूट नहीं मिलेगी। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर सिंगल चाइल्ड है और सेकेंड टाइम अगर ट्रिपलेट हो गया, 3 बच्चे भी हो गए, तो 3 और 1 4, चारों को क्या मिल जाएगा, चारों के लिए छूट मिल जाएगी आपको। बात समझ गए ना? तभी मैंने कहा था कि आप मैक्सिमम 4 बच्चों तक भी छूट ले सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि एक बार में 3 बच्चे होते हैं। 2 तो मैंने बहुत सुने, लेकिन 3 बहुत रेयर होता है। बात समझ गए? लेकिन फर्स्ट टाइम अगर ट्विंस हो गए तो फिर सेकंड टाइम वाले को छूट नहीं मिलेगी। और पूछिए अब क्या पूछना चाह रहे हैं। और ना ये कह रहा है बच्चे पहले हो गए, हाँ, नौकरी ज्वाइन करने के डेट से नहीं फर्क पड़ता है। जब भी आप डेट करें, आपके बच्चों के लिए तो छूट मिलेगी ना। बच्चे कितने उस वक्त हैं? आप नौकरी कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैरिड अनमैरिड, लेकिन जिस दिन नौकरी ज्वाइन की हो उस दिन आपके कितने बच्चे हैं उसके हिसाब से छूट मिलेगी ना आपको। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं उस वक्त आपके कितने बच्चे हैं। फर्स्ट टाइम में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे की छूट ले लो। सेकंड टाइम में 2 बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम में सिंगल बच्चा था, तो फिर छूट आपको 2 बच्चों की मिलेगी। कहानी समझ गए ना? यस सर। 100 पर मंथ पर चाइल्ड। अगर एक ही बच्चा है तो कितना छूट मिलेगा? एक ही का छूट मिलेगा। ये मत समझना 2 बच्चों की छूट जबरदस्ती ले लोगे आप। अप टू 2 चिल्ड्रेन है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन, मतलब एक का हो सकता है। अगर एक भी बच्चा नहीं है तो छूट मिलेगा ही नहीं। अलाउंसेस तो फिर भी मिल सकता है लेकिन छूट नहीं मिलेगा। अलाउंसेस फिर भी मिल सकता है लेकिन छूट नहीं मिलेगा। 2 बच्चे हैं लेकिन अलाउंसेस मिले हैं, 2 बच्चे हैं अलाउंसेस मिले हैं, ध्यान सुनना, 2 बच्चे हैं और क्या हुए, अलाउंसेस मिले हैं, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अलाउंसेस के केस में मैंने क्या कहा था कि एक लमसम अमाउंट मिल जाती है, उसके बाद वो बच्चे पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपकी मर्जी है, आप बच्चों को कहाँ पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाते हो, छूट आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। अब देखिए, चिल्ड्रन एजुकेशन लोन्स के समय में कुछ बात समझाना चाहता हूँ। मान लो एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, मान लो आपको 300 पर मंथ पर चाइल्ड मिलता है, तो पहले 300 लिखो, फिर 12 लिखो, और 3 बच्चों के लिए मिलता है। कहोगे सर अभी आपने कहा था कि 2 बच्चों की छूट मिलेगी। भाई 2 बच्चों की छूट तो मिलेगी, लेकिन एम्प्लॉयर तो एम्प्लॉय को कितने भी बच्चों का क्या दे सकता है, अलाउंस ही दे सकता है। एम्प्लॉयर को अलाउंस देने से थोड़ी मना किया गया है। 300 रुपये पर बच्चे मिलते हैं, 12 महीने हैं और 3 बच्चे हैं, कितने हो गए बताओ? 10,800 माइनस करो एग्जेम्प्ट, कितना होगा? 100 इंटू 12 इंटू वॉट 2, कितने हो गए? 2400 एग्जेम्प्ट। बात समझ गए ना? अगर मान लीजिए 300 रुपया मिला आपको, 12 महीने मिला आपको, एक ही बच्चे है, तो कितना हो गया? 3600। एग्जामिशन कितना मिलेगा? 100 इंटू 12 इंटू वॉट 1, कितना मिलेगा? 1200। 2400 फिर क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया। बात समझ गए ना? जितनी टाइम की जरूरत थी उससे ज़्यादा टाइम मैंने इस पर ऑलरेडी क्या किया, दे दिया। लेकिन मेरा टाइम बचना चाहिए अब किस में? नेक्स्ट अलाउंस में। नेक्स्ट अलाउंस कौन सा है? 4th का फर्स्ट सेकंड बोल रहा हूँ मैं, ए बी कर देता हूँ, ए बी सी। ये ए है और ये करता हूँ मैं क्या, बी। दूसरा आपका हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस दूसरा क्या है? हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। मान गए जी? क्या होता है सर ये हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस? कुछ नहीं, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस था उसी तरह से क्या हो गया, हॉस्टल एक्सपेंडिचर।
बस चिल्ड्रेन के बदले में एच लगा दो, बस वही बात हो गई, सारी कहानी बिल्कुल रिपीट, ट्विंस वाली कहानी भी रिपीट, 2 बच्चों तक छूट रिपीट। बस अमाउंट क्या हो जाएगा, 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन। और सब कहानी बिल्कुल सेम है, और सब कहानी क्या है, बिल्कुल सेम है। तीसरा सर, तीसरा आपका है ट्राइबल एरिया अलाउंस। इसको ट्राइबल एरिया बोलते हैं या इसको शेड्यूल्ड एरिया भी बोलते हैं। शेड्यूल्ड एरिया या इसको एजेंसी एरिया भी कहते हैं। एजेंसी एरिया अलाउंस, ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एरिया एंड व्हाट, एजेंसी एरिया अलाउंस, एक ही नाम है ये। कितना है सर इसमें, अब एग्जाम्शन लिखते जाओ, कितना एग्जाम्शन है, 200 पर मंथ मैक्सिमम, उससे कम हो सकता, ज़्यादा नहीं। डी पॉइंट स्पेशल कंपनसेटरी हिली एरिया अलाउंस, लिखते जाओ। स्पेशल कंपनसेटरी हिली एरिया अलाउंस, और इसको क्या बोलते हैं, हाई अल्टीट्यूड अलाउंस। इसको बोलते हैं हाई अल्टीट्यूड अलाउंस। और ये कितना है, ये ₹300 से 300 to 7,000 है, डिपेंडिंग अपॉन द हाइट पर मंथ। स्पेशल कंपनसेटरी हिली एरिया अलाउंस और हाई अल्टीट्यूड अलाउंस 300 to 7,000 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द हाइट। एक्चुअली एग्जाम में आता भी नहीं ज़्यादा, लेकिन आएगा तो आपको सब कुछ मेंशन रहेगा किस हाइट पे कितना अलाउंस अलाउड है। नेक्स्ट लिखिए, ई बॉर्डर एरिया अलाउंस। कितना है बच्चे, इसको रिमोट एरिया भी कहते हैं, बॉर्डर एरिया भी कह दो, मतलब बॉर्डर पे काम करता तो बॉर्डर एरिया अलाउंस हो गया, रिमोट में काम करता तो रिमोट एरिया अलाउंस हो गया। ये मत समझना कि बॉर्डर और रिमोट एक ही चीज़ होता है, लेकिन जैसे बॉर्डर एरिया अलाउंस है उसी तरीके से क्या है, रिमोट एरिया अलाउंस भी है। फिर डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस, कितना है सर इस पे, यहाँ 200 पर मंथ से 1300 पर मंथ तक है। ई के बाद एफ, कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस। कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस कितना बच्चे, 2600 पर मंथ। जी कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस। इसमें कितने सर, 1000 पर मंथ। ये सब लिखना ही है और कुछ नहीं करना है इसमें। एच काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस कितना है सर, 3900 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस,
ये कौन सी ट्रांसपोर्ट अलाउंस है? ये ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय वाली ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं है, अदर देन ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय की बात हो चुकी है, ये अदर देन ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1600 पर मंथ। अगर बंदा हैंडीकैप्ड हो तो 3200 पर मंथ भी होता है। हाँ, अगर हैंडीकैप्ड हो तो कितना होगा? 3200 पर मंथ। लिख लिया? ट्रांसपोर्ट लॉन्स किस पर्पज से मिलता है? घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से फिर घर जाना। 3600 पर मंथ की छूट है। However, such transport loans granted to an employee who is blind, deaf and dumb, orthopedically handicapped with disability of lower extremities. handicapped तो है लेकिन काफ़ी ज़्यादा नहीं है, हड्डियों में प्रॉब्लम है, डेफ है, ब्लाइंड है, तो उसके लिए क्या एग्जाम्शन आपका 3200 पर मंथ इंस्टेड ऑफ 1600 पर मंथ। इट विल कंटिन्यू टू बी एग्जाम्ड इवन इफ फॉर असेसमेंट ईयर 1920 एंड ऑनवर्ड्स एग्जाम्शन। ठीक है, तो 3200 पर मंथ है। उसके बाद आइए, आपको पता है ना कौन सी बुक से पढ़ाते हैं हम? गिरीश आहूजा। बुक आपके पास होना चाहिए ना, तभी आपको समझ में आएगा ढंग से। बुक होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट पाइए, अंडरग्राउंड अलाउंस। कितना है सर अंडरग्राउंड अलाउंस? ये आपको है 800 पर मंथ। उसके बाद सर के हाई अल्टीट्यूड अलाउंस, सिर्फ हाई अल्टीट्यूड से बात नहीं बनेगी यहां पे यहां पे एक और कंडीशन है, अनकंजेंशियल क्लाइमेट होना चाहिए। अनकंजेंशियल क्लाइमेट कितना? ये आपका है, अगर हाइट के हिसाब से ये अलाउंस अगर 9000 फीट तक है टू 15000 फीट, 9000 फीट, फीट में सिंगल लाइन होता है ना, टू व्हाट 15000 फीट, तो उसमें कितना है 1060 पर मंथ। अब 15,000 है तो वहां कितना है 1600 पर मंथ। आई स्पेशल कंपनसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, स्पेशल कंपनसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस किसको दी जाती है? आर्म्ड फोर्सेस को। और कितना छूट है? 4200 पर मंथ। एम आइलैंड अलाउंस, कितनी छूट है? 3250 पर मंथ, 3250 पर मंथ। यस सर, बहुत अच्छी बात, यहाँ तक क्लियर हो गई। ये अप टू लिमिट वाले थे आपके, इसमें कुछ को आप याद कर सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेस वाले एग्ज़ाम में कम आते हैं, इसलिए उसको ज़्यादा याद करना जरूरी नहीं है। लेकिन जो आपको सबसे पहले बताया था मैंने, कौन सा? CEA चिल्ड्रन एजुकेशन लोन्स आते ही आते हैं। हॉस्टल एक्सपेंडिचर लोन्स मैं टिक मार करता हूँ कौन कौन से पॉइंट, ये भी आते हैं। हॉस्टल एक्सपेंडिचर, ट्रैवल एरिया 200 पर मंथ आते हैं।
स्पेशल कंपनसेटरी छोड़ दो, बॉर्डर एरिया छोड़ दो, कंपनसेटरी मॉडिफाइड ये सब छोड़ सकते हो, काउंटर इंसर्जेंसी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये आते हैं, अंडरग्राउंड अलाउंस भी आते हैं और आइलैंड अलाउंस भी लास्ट वाले आते हैं। ये 4-5 अलाउंस तो आते ही आते हैं। और ये 4-5-6 अलाउंस मैं पूछूँ आपसे तो चिल्ड्रन एजुकेशन कितना है 100 पर मंथ, हॉस्टल एक्सपेंडिचर 200, ट्रैवल 200 पर मंथ, हॉस्टल एक्सपेंडिचर 300 है, हाँ ट्रैवल 200 पर मंथ, आइलैंड 3250 पर मंथ, ट्रांसपोर्ट 1600, डेफ एंड ब्लाइंड 3200, अंडरग्राउंड 800 पर मंथ एंड सो ऑन। आप याद कर लेंगे इसको? यस सर। इसके बाद आपको जो मैंने अलाउंसेस पढ़ाना शुरू किया था, क्या शुरू किया था? स्पेशल पर्सनल अलाउंसेस, याद है ना? मैंने कहा था पर्सनल अलाउंसेस, देखो तो सही यहाँ पे मैंने अलाउंसेस को 2 हिस्से में बांटा और 2 को मैंने पर्सनल, ये बात कर रहा हूँ, ये पर्सनल वाली बात तो हो गई है। अब किसकी बात बच गई है? ऑफिशियल की। आइए जितना वक्त बचा उसमें ऑफिशियल कर लेते हैं, छोटा सा है, नेक्स्ट क्लास में बड़ा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ऑफिशियल देख लीजिए फटाफट, देखिए ऑफिशियल अलाउंसेस। ऑफिशियल नेचर अलाउंसेस, पहली बात तो है कि जो भी ऑफिशियल नेचर के अलाउंस मिलते हैं उसके लिए क्या रूल है, देखो अलाउंस रिसीव्ड माइनस क्या होगा? एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट कितना होगा? अप टू एक्सपेंडिचर, जितना आपने खर्चा किया होगा। अलाउंस रिसीव्ड माइनस व्हाट? एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट कितना होगा? अप टू एक्सपेंडिचर। फिर जो डिफरेंस बचेगा क्या कहलाएगा? अलाउंस टैक्सेबल। इनकम टैक्स ये कहना चाहती है कि आपको ऑफिशियल पर्पस के लिए अलाउंस मिला है, ऑफिस के लिए सारा का सारा खर्च कर दो, फिर तो बहुत अच्छी बात है। इफ यू एक्सपेंड द इंटायर अमाउंट ऑफ द अलाउंसेस गिवन फॉर द ऑफिशियल पर्पस फॉर द ऑफिशियल ड्यूटीज ओनली, देन देयर विल बी नथिंग टैक्सेबल। बट इफ यू सेव समथिंग आउट ऑफ दैट, उसमें से कुछ बचा लोगे, बच जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। अब आप कहोगे सर कौन दिखाएगा कि मेरा कुछ बच गया है? प्रैक्टिकली यही होता है कि कोई दिखाता नहीं कि मेरा क्या हुआ है, कुछ बच गया। सारे क्या करते हैं? खर्च में दिखाते हैं। लेकिन मैंने टैक्स चोरी करने के लिए नहीं सिखाया आपको भी। टैक्स पढ़ाता हूँ मैं टैक्स चोरी करने के लिए, किसके लिए? कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स दें। देखिए जी बच्चों, सबसे पहला क्या है इसमें? सबसे पहला है ट्रैवलिंग अलाउंस। आप टूर पे जाते हैं, वहाँ खर्चा होता है, उसके लिए आपको क्या मिल गया? ट्रैवलिंग अलाउंस। डेली अलाउंस। आप टूर पे बाहर रहते हैं, ट्रैवलिंग टूर पे जाते हैं, या फिर मान लो आपका शिफ्टिंग हो गया, उसमें भी आपको ट्रैवलिंग करना पड़ता है, तो ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया। डेली अलाउंस, आप टूर पे जाते हैं, आपको बहुत सारे पर्सनल खर्चे भी होते हैं, खाने पीने का और बहुत कुछ, उसके लिए क्या मिल जाता है? टुगेदर डेली अलाउंस। सी कन्वेंस अलाउंस। ऑफिशियल ड्यूटीज करने के लिए जो कन्वेंस इस्तेमाल आप करते हैं कहीं जाने आने के लिए, ठीक है ना, आसपास में या ऑफिस के नियर बाय कहीं जाने आने के लिए कन्वेंस इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए क्या हो गया? कन्वेंस अलाउंस। डी हेल्पर अलाउंस। ये सब ऑफिशियल नेचर के अलाउंसेज है, क्योंकि इन सब से ऑफिस को फायदा हो रहा है। अगर हेल्पर मिलेगा आपको काम करने के लिए तो आपकी पोटेंशियल क्या होगी? आपकी एफिशिएंसी क्या होगी? और बढ़ जाएगी। तो क्या कहलाएगा ये? हेल्पर अलाउंस। ई एकेडमिक अलाउंस। नौकरी होने के बाद अगर आप पढ़ाई करोगे तो उस पढ़ाई का फायदा किसको होगा? ऑफिस को। कुछ अगर मैं आज सीखता हूं तो उसका फायदा किसको होगा? मेरे इंस्टीट्यूट को ही होगा। एकेडमिक अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस, अगर आप ढंग से यूनिफॉर्म पहन के आते हो तो किसको फायदा होगा? ऑफिस को ही। ऑफिस का ही माहौल अच्छा होगा। यूनिफॉर्म अलाउंस। ये सारे ऑफिशियल नेचर के अलाउंस थे। ट्रैवलिंग ऑफिशियल पर्पस, डेली ऑफिशियल पर्पस, कन्वेंस ऑफिशियल पर्पस, हेल्पर
ऑफिस के काम के लिए। एकेडमिक, अगर हम कुछ सीखते हैं तो ऑफिस को ही फ़ायदा होता है। यूनिफॉर्म, कुछ अच्छे से ड्रेसअप होके आते हैं, यूनिफॉर्म में ड्रेसअप ही नहीं, उसका प्रेस करवाना, सफाई करवाना, उन सब के लिए क्या होता है, अलाउंसेज मिलता है। अब बिना प्रेस किए, बिना ढंग से कपड़ा पहने ऑफिस आएंगे तो क्या होगा, ऑफिस का ही माहौल ख़राब होगा ना। तो इन सबको क्या माना गया है, ऑफिशियल अलाउंसेज। और इसको कैसे टैक्सेबल करेंगे, सर जितना मिला है उसमें से क्या करेंगे, जितने एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे। ठीक है जी। तो आपने क्या देखा कि जितने भी अलाउंसेस थे उसमें से जो सेकेंड टाइप थे, और सेकेंड टाइप के 2 टाइप थे ना, ये क्या हो चुके हैं आज, डिस्कस, ये डिस्कस हो चुके हैं। अब क्या बच गए सर, अब बच गए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाउंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाउंस, और वो क्या है, HRA। अगर ये कहा जाए कि पहला न्यूमेरिकल टॉपिक ऑफ सैलरी, और वो क्या है, HRA। अगर मेरे पास कोई बच्चा बहुत कम टाइम में पढ़ने आएगा तो मैं इतनी सारी बकवास तो नहीं बोलना चाहिए, आई एम सॉरी, ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इन सब पे मैं टाइम कट करूँगा उसका, लेकिन HRA पे टाइम कट नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगली क्लास में मैं चाहूँगा कि आप सभी आएँ और अपने दोस्तों को भी कहें, सभी आए, कोई भी क्लास मिस ना करें और HRA को कंप्लीट करें। HRA में इतनी क्षमता है कि अलग से भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है जी। तो HRA के लिए कब मिलेंगे, अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू। क्यों मुस्कुरा रहे हो?